जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। आप सब लोगों के घर सब कुछ अच्छा होगा, और अगर कुछ अच्छा नहीं है तो एक दिन आप अच्छा करेंगे अपनी मेहनत से। और अच्छा क्या नहीं होता, आर्थिक स्थितियां कई बार अच्छी नहीं होती। वो जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है कि आप मेहनत करेंगे और सही दिशा में चलते हुए एक सही मैनेजमेंट के साथ में आपके अपने जो लक्ष्य हैं उनको आप प्राप्त करेंगे। वो चाहे किसी भी दिशा में हो, और आप एक दिन कामयाब होंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे मित्र आज हम क्रिया को। और क्रिया के बारे में हमने कल पढ़ना शुरू किया था। क्रिया के बारे में हमने कल पढ़ना शुरू किया था। आज दूसरी क्लास है क्रिया की। मुझे बताएंगे कल मैंने आपको क्या क्या बताया था कि क्रिया का निर्माण किस प्रकार से होता है मित्र। साथ में भाई साहब मैंने आपको बताया था कि क्रिया मूल धातु से किस प्रकार बनती है। फिर प्रथम प्रेरणार्थक की बात हमने की थी, फिर द्वितीयक प्रेरणार्थक की बात हमने की थी। फिर हमने क्रिया के भेद जाने थे। मुख्य भेद क्रिया के दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक का आपने वाक्यों में खूब प्रयोग किया होगा। जिन छात्रों को उसको मजबूत बनाना होगा तो उन्होंने करा होगा। जो मैंने आपको बताया है वो आप जाने होंगे कि उससे बेहतरीन तरीका इस दुनिया में नहीं है सकर्मक और अकर्मक को जानने का। और बेहतरीन तरीका क्या, वो उसका मूल तरीका है। उस तरह से ही जांच होती है सकर्मक और अकर्मक की, वह मूल हिंदी का तरीका है। आज हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। इसके सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे दो प्रकार होते हैं। किसके? सकर्मक क्रिया के। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? दो प्रकार होते हैं मित्र आपका। एक तो होती है एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया। और दूसरा भेद होता है इसका द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक यानी दो कर्म जिसमें हो, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। कितने भेद हो? दो भेद हो। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। अब ये होती क्या है, यही समझना होगा। वाक्यों के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैं कुछ वाक्य ले लेता हूं मित्र आपके सामने। हरीश सेब खाता है। सेब खाता है। इस वाक्य को देखो मित्र। हरीश सेब खाता है, इसमें हरीश करता है। इस बात को सभी जानते हैं, कल हम जान चुके। कर्ता जो काम को करने वाला होता है। खाना क्या हो गया इसमें, क्या बोलेंगे? ये जी एक क्रिया शब्द है। क्रिया क्या है इसमें? क्रिया है इसमें खाना। ठीक है। हरीश कौन है जी? हरीश भैया जी करता है, हम जानते हैं। मुझे बताइए मित्र कर्म कौन है? तो आप कहेंगे भैया कर्म कौन है, वह सेब है। तो कर्म कितने हैं, एक की दो? कितने कर्म हैं? आप कहेंगे भैया दो कर्म है। या दो कर्म है कि एक कर्म है? आप कहेंगे भैया एक कर्म है। दो कर्म तो कहीं दिखते ही नहीं। तो एक कर्म तो कौन सी हो गई? एक कर्मक हो गई। और खाने की बात है तो सकर्मक ही है। अकर्मक क्या बोलोगे? क्या हो गई? अकर्मक हो गई। अकर्मक सहायक क्रिया। अकर्मक नहीं, मैं बोला अकर्मक, यानी कि एक कर्मक सहायक क्रिया। कैसी सहायक? जो सकर्मक है। यानी सकर्मिक में भी कितने कर्म हो सकते हैं? एक और दो हो सकते हैं। कैसे भैया? दूसरा वाक्य बताता हूं मैं आपको, ध्यान से पहचानना। जैसे दूसरा वाक्य हम इसमें लिख लेते हैं आपका। नवीन ने नवीन ने छात्रों को पढ़ाया। छात्रों को पढ़ाया। मित्र एक बार बताएं कितने कर्म है इसमें?
प्रयास करेंगे ढूंढने का। कर्ता ढूंढिए, क्रिया ढूंढिए और आपका फिर आप कर्म को ढूंढिए। जैसे मैं बोल दूं, नवीन ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। हिंदी पढ़ाई। जैसे मैं बोल दूं, नवीन ने, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। नवीन ने सिद्धि को वचन दिया। मित्र पहचानने का प्रयास करेंगे। राम ने किराएदार को मकान दिखाया। और भी सोच सकते हैं, किराएदार को मकान दिखाया। ठीक है। दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। समझेंगे मित्र, सभी वाक्यों में आपको पहचानना है एक कर्म किसमें है और दो कर्म किसमें है। तो हम देखेंगे भैया, नवीन एक कर्ता है, पढ़ाना एक क्रिया है, छात्रों एक कर्म है। कितना कर्म है पहचान ले। आप क्या बोलेंगे भैया, एक कर्म है तो कैसा हो जाएगा, एक कर्मक हो जाएगा। मित्र होगा कि नहीं होगा? हाँ जी भैया बिल्कुल हो जाएगा, एक कर्मक हो जाएगा। ठीक है। नवीन ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो नवीन कौन है? वह कर्ता है। पढ़ाई क्या है? क्रिया है। छात्रों क्या है? एक कर्म है। ये क्या है मित्र? ये कर्म है भाई साहब, कर्म। और हिंदी क्या है? आप क्या बोलोगे? हिंदी कर्म है, ऑब्जेक्ट है। कितने कर्म हो गए मित्र? यानी कर्ता और क्रिया के अलावा जो है वह कर्म है, वह कर्म है। बोलेंगे फटाफट से, बहुत शानदार। सर नवीन सर लिखो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नवीन ही ठीक है, सर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या बोलोगे? नवीन ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। मैं स्वयं का संबोधन भी सर लगा के करूं क्या? क्या बोलेंगे? कितने कर्म है भैया जी? दो कर्म है। तो कैसे होंगे? द्विकर्मक हो जाएगा। द्वि माने दो है मित्र। क्या है? द्वि माने दो है। तो द्विकर्मक कैसी है? सहायक क्रिया है। द्विकर्मक सहायक क्रिया है। क्या है? द्विकर्मक सहायक क्रिया है। नवीन ने सिद्धि को वचन दिया, तो देना तो क्रिया हो गई। क्या बोलेंगे? और यहां पर क्या हो गया आपका? सिद्धि और वचन। ठीक है। क्या बोलेंगे? आपका कितने कर्म होंगे? तो आप कहेंगे द्विकर्मक सहायक क्रिया हो जाएगी। राम ने किराएदार को मकान दिखाया। दिखाना क्रिया हो गई। मकान और किराएदार, ये दोनों क्या हो गए? आप कहेंगे भैया ये दोनों हो गए दो द्विकर्मक सहायक क्रिया हो गई। दो कर्म हो सकते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे, दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, तो पुस्तक क्या है? देना क्रिया हो गया। पुस्तक और ग्राहक दोनों कर्म हो गए, तो क्या हो गई? द्विकर्मक सहायक क्रिया हो गई। मित्र इतनी बात भाई साहब समझ में आई? किसी भी मेरे भाई को परेशानी कि एक कर्मक वह होगी जिसमें एक कर्म होगा। जैसे राम खाना खाता है, हरी साइकिल चलाता है, वहां सिर्फ एक कर्म होता है, वहां सिर्फ एक कर्मक होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलें जी भाई साहब, आगे चलते हैं। अब इस वाक्य को ध्यान से देखना है आप लोगों को। अंतिम वाक्य को ध्यान से देखिए और यहां पर मुझे एक बात बताइए, इन दोनों में से सजीव कौन है और निर्जीव कौन है? सजीव जानते हैं? जो मित्र नहीं जानते सजीव, वो जान लीजिए। सजीव बोलते हैं जो श्वास लेते हैं, लिविंग्स हैं। जो क्या है? जो लिविंग्स हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले। निर्जीव क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं जो नॉन लिविंग्स हैं। क्या है? जो नॉन लिविंग्स हैं। ठीक है।
जो श्वास नहीं लेते हैं। ठीक है, यहां देखेंगे, कोई दिक्कत? तो दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, ग्राहक कोई आदमी रहा होगा, यानी यह क्या हो गया आपका सजीव कर्म हो गया। दो कर्मों में से ये कैसा कर्म है? सजीव कर्म है। और पुस्तक कैसा कर्म हो गया? भैया जी ये सांस नहीं लेता है पुस्तक, तो पुस्तक तो निर्जीव ही होगी, नहीं होगी? हाँ जी, ये निर्जीव कर्म होता है। क्या होता है? निर्जीव कर्म। जो सजीव कर्म है उसी को हम अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यही है। अप्रत्यक्ष कर्म हम इसी को कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर्म, और आपका याद रख लेना दूसरी बात क्या? गौण कर्म। गौण मतलब छिपा हुआ, इनडायरेक्ट है। गौण कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म, गौण कर्म भी कहते हैं, ऐसे लिख लेना, भी कहते हैं। तो दिक्कत इतनी बात में? निर्जीव कर्म जो होता है, क्योंकि मुख्य काम क्या हुआ है? दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, तो क्या देने का कार्य हुआ? क्रिया क्या देने की हुई है? भैया पुस्तक देने की हुई है। तो जो पुस्तक है वह किससे जुड़ी हुई है? पुस्तक आपका मित्र ये प्रत्यक्ष कर्म से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। प्रत्यक्ष कर्म इसी को कहते हैं, क्योंकि काम मुख्य यही हुआ है। और प्रत्यक्ष कर्म छिपा हुआ नहीं है, इसको मुख्य कर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य कर्म। मुख्य कर्म भी कहते हैं। यानी भाई साहब हम एक बात पर समझे पहुंचे, हम एक बात पर पहुंचे प्रिय छात्रों, कि बहुत बात क्या है आपकी, कि अगर द्विकर्मक सकर्मक है, यानी अगर वाक्य में सकर्मक क्रिया में दो कर्म है, तो दो कर्मों में से एक क्या होगा आपका? एक क्या होगा? एक सजीव हो सकता है और एक निर्जीव हो सकता है। एक सजीव होगा, एक निर्जीव होगा, अधिकांश यही होता है। अधिकतर पुस्तकों में भी यही लिखा हुआ है कि एक सजीव होगा, एक निर्जीव होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही निर्जीव भी हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूं नौकर फिनाइल से पोछा लगाता है, तो नौकर लगाता है फिनाइल और पोछा। फिनाइल और पोछा दोनों कर्म है मित्र, और दोनों कर्म ही कैसे हैं? ना तो फिनाइल सजीव है, ना पोछा सजीव है। तो वाक्य हो सकते हैं ऐसे। लेकिन हमारी हिंदी भाषा सामान्यतः क्या कहती है? वह कहती है कि एक सजीव कर्म और एक निर्जीव कर्म। क्या बोलेंगे? एक जो सजीव कर्म है, मुख्य काम ग्राहक का नहीं, मुख्य काम पुस्तक से रिलेटेड है, तो वही प्रत्यक्ष कर्म हुआ और वही मुख्य कर्म भी हुआ। अच्छा, सजीव कर्म के बारे में क्या बात जाननी होती है? कि कौन और किसको लगा करके उत्तर मिलता है। वाक्य में आप कौन किसको लगाकर उत्तर ढूंढ सकते हैं। कौन और या किसको लगाकर, कौन या किसको लगाकर सजीव कर्म ढूंढा जाता है। सजीव कर्म ढूंढा जाता है, यानी सजीव कर्म को आपको पता करना है कौन सा है, तो लगाएंगे कौन या किसको। जैसे दुकानदार ने, क्या बोलेंगे? दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, तो किसको पुस्तक दी है? ग्राहक को। किसको? ग्राहक को। क्या दिया है? पुस्तक दी है। और मित्र क्या लगा करके, क्या बोलेंगे? क्या लगाकर निर्जीव कर्म ढूंढा जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं, क्या लगाकर निर्जीव कर्म का पता लगाते हैं। निर्जीव कर्म का पता लगाते हैं या निर्जीव कर्म ज्ञात करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे मित्र? बड़ी आसान सी बात है। यानी अगर दो कर्म है तो दो कर्मों में से एक मुख्य कर्म होगा, जिसको हम पता लगाएंगे क्या लगाकर, और जो सजीव कर्म होगा वो छिपा हुआ कर्म, यानी अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है, उसको गौण कर्म भी कहते हैं। कौन किसको लगाकर उसको पता करते हैं। अब अप्रत्यक्ष का मतलब ये नहीं हो गया कि वाक्य में छिपा होगा, इसका मतलब हुआ मित्र कि वह मुख्य कर्म नहीं है, मुख्य कर्म नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। यहां अब इसमें बताएं मुझको, राम ने किराएदार को मकान दिया। राम ने किराएदार को मकान दिया, राम ने किराएदार को मकान दिया, तो क्या बोल, मकान दिखाया, मकान जो है मित्र इसमें क्या हो गया? आप बोलेंगे भैया मकान निर्जीव है, निर्जीव है। और किराएदार क्या है? किराएदार सजीव है। सजीव ही अप्रत्यक्ष। किसको मकान दिखाया? किराएदार को। क्या दिखाया? मकान दिखाया।
नवीन ने सिद्धि को वचन दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वचन का मतलब क्या हुआ? वचन निर्जीव की सजीव? भैया निर्जीव है। और सिद्धि क्या है? कोई, क्या बोलेंगे आप, किसको वचन दिया? तो सजीव को दर्शाता है, सजीव को। ठीक है। नवीन ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। हिंदी क्या है? निर्जीव है। हिंदी श्वास थोड़ी लेती है, हिंदी में वृद्धि थोड़ी होती है। जगदीश चंद्र बोस जी ने जब क्रेस्कोग्राफ मशीन बनाई तो उन्होंने क्या कहा? वे चीजें जिनमें वृद्धि हो। तो पहले तो हम पौधों को भी निर्जीव मानते थे, लेकिन हमारे क्या बोलेंगे, इन्होंने, बोस साहब ने बताया हमको, बसु जिनको हम कहते हैं, जगदीश चंद्र बोस, कि पौधे भी वृद्धि करते हैं और सांस लेते हैं। ठीक है। नवीन ने छात्रों को पढ़ाया, यहां पर तो क्या है, ये सजीव ही है, वो कुछ भी हो सकता है, एक कर्मक में दो भेद होंगे ही नहीं। ठीक है। कोई दिक्कत? बोलेंगे जी परेशानी में? वेरी गुड। कोई परेशानी? भैया अगर ये होता दुकानदार ने ग्राहक को सामान दिया तो सामान ही क्या सांस लेता है? मूर्ख, सोचते क्यों नहीं हो? है मूर्खू बच्चे। आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर सिद्धि कौन है? छद्म नाम है मित्र, छद्म नाम। मैं आज तक खुद नहीं जान पाया कौन है। आगे आएंगे, अगले पर चलते। कितने वाक्य हुए थे पीछे? कितने वाक्य हुए थे मित्र, जरा बताएं। 4, यानी कि 6 हुए। अगला वाक्य समझिए। और सॉरी, चाचा। और दिमाग की बत्ती खुलेगी, बड़े ध्यान से देखना। राजा ने गरीब को दान दिया। राजा ने गरीब को दान दिया। इसमें बताएं कौन कौन से 2 कर्म हैं? बोलेंगे कौन कौन से 2 कर्म इसमें हैं, एक बार बताएंगे। आप सारे दोस्तों का सही उत्तर आना चाहिए। 2 कर्म कौन कौन से हैं? तो सीधी सी बात है भैया, हम तो उत्तर ऐसे ही देंगे, राजा करता है, राजा दान देने का काम कर रहा है और दिया। तो हम बोलेंगे गरीब और दान 2 कर्म हैं। गरीब और दान 2 कर्म है, यही निकल के आएगा या नहीं? क्या बोलेंगे? गरीब और दान निकल के आएगा कि नहीं आएगा? तो आपने बोला कि गरीब और दान आएगा, वहीं मित्र हम गलत हो जाएंगे। ये द्विकर्मक नहीं है, ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। कैसे जी? यही तो समझना है। एक कर्मक सकर्मक क्रिया ये हो जाएगी। कैसे जी? क्या भैया इसमें एक कर्म है, और है तो कैसे है? आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो आप कहेंगे भैया गरीब को नहीं होता, ये गरीब के लिए होता है। गरीब के लिए, इसका अर्थ ही क्या होता है? गरीब के लिए। एक तो हमने गरीब को चुना यहां पर, एक दान को चुना। दान दिया यानी दान को दिया, ये तो कर्म ही है, ये कर्म ही है। अभी आप लोगों ने कारक नहीं जाना है, कारक पढ़ाऊंगा बहुत विशेष तरीके से। गरीबों के लिए, और जो के लिए दिखाता है वह होता है संप्रदान। ये बात थोड़ी कम समझ में आई उन बच्चों को जिन्होंने कारक नहीं पढ़ा है, समझाएंगे। कारक दरअसल में बच्चे वाक्य का संबंध जोड़ते हैं, वाक्य में जो शब्द हैं उनका संबंध जोड़ते हैं। कारक होते क्या हैं? आपने देखा जैसे का, के, की, राम का भाई, राम की बहन। ठीक है। ना, ने, नी, हमने, उसका, ऐसे बोलते ना, हमारा, रा, रे, री। तो ये होते कर्ता। अभी समझ लीजिए, सिर्फ कर्ता की पहचान होती है ने। कर्ता ने कर्म की पहचान होती है को। लेकिन एक होता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की 2 पहचान होती हैं, को और के लिए। तो भैया ये के लिए थोड़ी था, ये तो को था। आप संप्रदान क्यों कह रहे हैं इसको? हम तो कर्म ढूंढ रहे थे। कैसे आपने उसको संप्रदान कह दिया?
मित्र को जो शब्द है ये दो कारकों को दर्शाता है। वो तो संबंध हो गया, मैंने जो आपको बताया, कर्ता की पहचान होती है ने संबंध का, रारे री नाने नी काके की। आप कहेंगे भैया जब दोनों में को आता है तो कैसे डिफाइन होता है कि को संप्रदान ही है? इसके लिए आपको कुछ चीजें समझनी होंगी, देखना जरा ध्यान से, यहां नोट बना के लिखना। एक वाक्य में हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं। नोट बना के लिखना मित्र, तब बात क्लियर होगी। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो सकते हैं। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, पूरे सेंटेंस में, वाक्य में। लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते। 2 कारक नहीं हो सकते। क्या बात समझे मित्र? मैंने आपको एक बात बताई है कि एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में 2 कारक कभी नहीं हो सकते, कभी भी। यानी एक शब्द में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया को मैं, इस को मैं कर्म बोलूं कि संप्रदान बोलूं, क्योंकि दोनों की पहचान है को। यहां को का अर्थ होता है के लिए, तो ऐसे में मैं इसको कर्म कहूं या संप्रदान कहूं? तो मित्र एक टेबल याद करना, और जिन बच्चों ने नहीं जाना है, जो अपने छात्र अब से पहले नहीं है, दिल खुश होना चाहिए। जैसे क्या बात है, गरीबों को दान दिया, यानी देने की बात है। और नोट करना, जब देने की बात हो, जब देने की बात की जाए, देने की बात की जाए, अभी बस समझें, लिखना नहीं है, बोर्ड पर देखें। जब देने की बात की जाए तो 2 तरह की चीजें होती हैं जो दी जाती है, एक सही चीज, एक गलत चीज। एक तो सही चीजें हैं जिनको आप दे सकते हैं, और एक आप गलत चीजों का भी आदान प्रदान करते हैं। गलत चीज, सही चीजों में 2 कैटेगरी आएंगी दोस्त। एक तो क्या बोलेंगे, उसको वापस किया जाए। सही ऐसी चीज है जिसको वापस किया जा सके, वापस किया जाएगा, वापस किया जाए। और एक सही चीज ऐसी होगी जिसको वापस ना किया जाए। सोचना है आपको, वापस ना किया जाए। ऐसे ही गलत चीज में मित्र 2 चीजें होती हैं आपका। गलत चीजों में ऐसी गलत चीजें जो वापस की जाए, जो आपको दे रहा है उसको वापस किया जाए। और यह गलत चीज ऐसी भी हो सकती है जो वापस ना की जाए। बड़े गौर से देखना और समझना। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? तो मित्र आप कहेंगे भैया जब देने की बात हो और सही चीज भी है और वापस की जा सकती है, इसमें आपका किताब आ जाएगी। किताब एक सही चीज है, वापस की जा सकती है या नहीं? आप किसी को देके इसको वापस ले सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बोलेंगे। और भी सोचिए आप, उधार एक सही चीज है, आप किसी की मदद करें, कुछ धन उसको दें और कुछ समय के बाद वो वापस कर दे। लेकिन सही चीज है और वापस नहीं होगी। जैसे किसी ने आपको इनाम दिया है, क्या वापस लेने के लिए? बोले वापस लेने के लिए। कोई पुरस्कार आपको मिला है तो वापस किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? भैया पुरस्कार वापस थोड़ी किए जाते हैं, पुरस्कार वापस थोड़ी किए जाते हैं। दान वापस किया जाता है क्या? आपने किसी को दान दिया तो दान क्या वापस किया जाता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं किया जाता। आदि आप भी और सोच सकते हैं बहुत सारे। सर कारक कौन कौन से? मित्र ये कारक में ही जानेंगे, कारक 8 होते हैं, ये हम कारक में पढ़ेंगे। अभी उस बात को छोड़ दीजिए, अभी छोटी सी बात जानिए जो अभी जरूरी है, अन्यथा एक सिवाय कंफ्यूजन के आपको कुछ नहीं होगा। कारक अपने आप में एक चैप्टर है, एक अध्याय है, ये समझे। ऐसी बात कर रहा है कि जो देने की बात हो, गलत चीज हो और वापस कर सकते हैं। गलत चीज कौन सी है जो वापस हो सकती है? आप अपने दोस्त से तंबाकू ले लिया, थोड़ा ज्यादा तंबाकू उसने तुमको दे दिया, तो तुमने तंबाकू बोला ये थोड़ा सा वापस ले लो, है? बिल्कुल। क्या बोलोगे? शराब, एक गिलास में से 2 आदमी पी रहे, एक 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 एक, एक थोड़ा सा ये उड़ा लेता है उसमें से, थोड़ा सा दूसरे को दे देता है। तो कहने की बात है गलत चीज है कि नहीं है? हाँ जी। क्या बोलेंगे? आपका वापस कर दे रहा है। सिगरेट, कोई सिगरेट पी रहा है,
2 कस इसने उड़ा दिए, 2 कस उसको दे दिए, ठीक है, उसको दे दिया वापस से। हुक्का पी रहा कोई, 2 कस इसने उड़ा दिए, 2 उसको दे दिए। तो ये गलत चीजें हैं जो वापस की जा रही, लेके वापस की जा रही है, गलत चीजें। और गलत चीज जो वापस नहीं की जाती, किसी ने आपको सांप दे दिया तो आप वापस कर दोगे क्या? बद्दुआ मिल गई तुमको, वापस कर दोगे क्या कि मैं बद्दुआ को वापस कर रहा हूं? कर्म ऐसे रहे होंगे ना कि सांप और बद्दुआ मिली, वापस नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते। तो क्या बात आपको नोट करनी है भैया, देने की ये कंडीशंस होती हैं। एक और नोट बनाना है यहां पर और लिखना, सही चीज, सही चीज, कैसी चीज? सही चीज। तो गलत चीज की तो बात ही खत्म हो गई। सही चीज जो जो वापस ना दी जाए, वापस ना दी जाए, वहां पर सही चीज और वापस ना दी जाए वहां पर संप्रदान कारक होता है। क्या होता है? संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, कर्म कारक नहीं होगा। क्या बोलोगे? कर्म कारक नहीं होगा, यानी कर्म नहीं होगा, कर्म कारक नहीं होगा, होगा। तो एक तो ये बच गई, लेकिन बाकी सभी में 3 कंडीशंस बच गई ना। 3 कौन कौन सी बच गई? तो मैंने बोला ये वाली तो किसकी हो गई? ये यूज होगा किसमें? संप्रदान में। और बाकी 3 मित्र, बाकी 3 कर्म कारक। क्या बोलेंगे? लेकिन बाकी तीनों में, बाकी तीनों में कर्म होगा, बाकी तीनों में कर्म कारक होगा, कर्म कारक होगा। आया मजा? क्या बोलोगे? आया भाई साहब मजा या नहीं आया? आना चाहिए। क्या बोलेंगे जी? बिल्कुल मजा आना चाहिए। तो क्या हमने बोला कि देने की चीज है, सही चीज है और वापस की जाए, उधार है, ठीक है, किताब है, वापस ना की जाने वाली संप्रदान होती है। तो राजा ने जब भिखारी को दान दिया, राजा ने जब भिखारी को दान दिया मित्र, तो क्या वापस लिया जाएगा? आप कहेंगे नहीं। जैसे आप कहें हरीश ने, हरीश ने, हरीश ने, ठीक है, मैं बोल दूं धोबी को कपड़े दिए, धोबी को कपड़े दिए, तो मित्र ये हमेशा के लिए दे दिए या वापस लिया जाएगा? तो भैया सही चीज है, ये कपड़े सही चीज है, वापस देगा धोबी नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो धोबी भी कर्म है और कपड़े भी कर्म है, यानी ये द्विकर्मक सकर्मक है, ये द्विकर्मक सकर्मक है, ठीक है, कोई दिक्कत? द्विकर्मक सकर्मक है। कोई बोलेंगे कोई परेशानी? आगे आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार भैया, समझ में आ गया, आ गया, आ गया। बहुत आना भी चाहिए, बहुत साधारण सी चीज, अगर ऐसे भी समझ में ना, तो मित्र अब क्या कर लें इसको, अब आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? अब आप इसको नोट कर सकते हैं 1 मिनट में फटाफट से। वैसे तुम्हारा पेन रुकता नहीं है, लगातार चल रहे होंगे, ठीक है। लिखेंगे मित्र आपका, नहीं लिया जाएगा जी। कपड़े नहीं लोगे धोबी से? यार धोबी को धुलने को ही तो दोगे कपड़े, क्यों नहीं लोगे वापस? क्यों नहीं लेंगे वापस? भैया यह भी तो हो सकता है रोहित ने मोहित को कुत्ता दिया, क्यों नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है। हाँ भाई, तो रोहित ने मोहित को कुत्ता दिया है, वापस लेगा, क्योंकि स्पष्ट नहीं किया कि दान दिया है। अगर दान देने की बात हो कि रोहित ने मोहित को कुत्ता दान दे दिया, जैसे गाय का बछड़ा दान दे दिया जाता है, गाय की बछिया दान दे दी जाती है, गाय दान दे दी जाती है, जब तक स्पष्ट ना हो कि दान दे दिया है, यानी वस्तु हमेशा के लिए दे दी गई है, हमेशा के लिए दे दी गई है, तब संप्रदान होगा। निखिल शर्मा जी वेरी गुड। आगे आएंगे। वाक्य की स्पष्टता पर निर्भर करता है, वाक्य में स्पष्ट कीजिए। अब तुम शब्दों को उसमें छिपा लो, ठीक है। अब ऐसे बोल दे मोहन ने सोहन को 50 रुपए दिए, अब स्पष्ट है ही नहीं उसमें कि भेंट के दिए हैं, विदा के दिए हैं, तिलक के दिए हैं, किसी सामान के दिए हैं। तो वाक्य ऐसे संदिग्ध वाक्य नहीं आएगा आपके सामने, वाक्य की स्पष्टता आपके सामने होती है। लेखक इतना जानता है, वह कहेगा कि हरीश ने मोहन को 100 रुपए उधार दिए, तो वह उस बात को स्पष्ट करता है, या दान दिए, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा, अस्पष्ट वाक्य आपको देगा ही नहीं।
ये अस्पष्ट वाक्य आपको दे देगा, ठीक है। लेकिन यही कपड़े हो जाते हरीश ने गरीब को कपड़े दिए, तो वो दान हो जाता, वो वाक्य की स्पष्टता हो जाती, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या दिखा रहे हो ऊपर, लिखो इनको। ये कल की बात पे अटक रहे हैं क्या? अभी ऊपर गया था एक बच्चा, तुमने देखा नहीं भाई, खो दिया तुमने। अच्छा, ये कह रहे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वो सकर्मक हो गए। बेटा तू सकर्मक लिखिया ना पेपर में, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमने आपके हाथ पैर थोड़ी बांध लिए हैं तुमको पढ़ा के, ठीक है। मैंने तुमको कहा किताब में क्या लिखा हुआ, भाई साहब मुझे मत बताना किस किताब में क्या लिखा। मैंने आपको रूट सिखाया है, अब आप तब भी ठट्टू बने रहें। ठट्टू का मतलब होता है जो रटने वाला होता है, वो किसी बात पर बिलीव ही नहीं कर पाता, उसको जब जब दिखेगा तब तब प्रश्न करेगा। ये दिमाग की चंचलता है मित्र। कहते हैं स्थित प्रज्ञ होना और मस्तिष्क चंचल होना, ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं। जो स्थित प्रज्ञ होते हैं वह चीजों का मूल जानने का प्रयास करते हैं कि मूल क्या है, और जब वह जान लेते हैं तो दुनिया में, मित्र जब आपने सत्य जान लिया तो दुनिया के सारे असत्यों को ठुकरा दो। फिर असत्य की जगह ही नहीं होनी चाहिए। वो दीवार पर लिखा हो, किसी धर्म में लिखा हो, किसी किताब पर लिखा हो, किसी महापुरुष ने बोला हो, जब आप जान ही चुके हो कि सत्य क्या है, फिर कोई उसके खिलाफ कुछ भी बोले, आपको पूर्ण कल्पना हो चुकी, आप पूरा अध्ययन कर चुके, आप रिसर्च कर चुके हैं कि यह सत्य है, तो फिर कोई भी बोले, इसका मतलब वह आपको फैब्रिकेट करने का प्रयास कर रहा है। तो मित्र बहकना नहीं है, है ना, कि किताब में क्या लिखा हुआ है, वो वाले हमारे गुरुजी ऐसे कह रहे थे, है ना। आगे आ जाओ। कौन गुरुजी क्या कहते हैं मुझको नहीं पता, मैं तो अबोध बालक हूं, मैं सीखने के प्रयास में तुमको सिखा रहा हूं। समझ गए मित्र? कोई दिक्कत तो नहीं होगी। एक कर्मक द्विकर्मक में कितने सारे प्रकार मैंने आपको इसमें बताए। एक कर्मक द्विकर्मक में कितने सारे प्रकार बताए। पहले हमने एक कर्मक को जाना, फिर हमने जाना भैया द्विकर्मक भी हो सकती है, फिर हमने जाना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्म या सजीव और निर्जीव कर्म भी हो सकते हैं। फिर हमने जाना कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जहां कर्म हमको फंसाएगा। दो कर्म होते ही नहीं है, दिखने में दो लगेंगे, वहां पर जो चीज हमेशा के लिए मित्र दे दी जाएगी वो संप्रदान होगा, ठीक है। आगे आएंगे, आगे चलेंगे, अगली बात पर आते हैं। अगली बात है आपका, जानेंगे क्रिया के भेद। किसके आधार पर क्रिया के भेद? प्रयोग के आधार पर। लिखें, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद बताएं कितने होते हैं। आधार पर, अभी तो कर्म के आधार पर किए थे हमने, वहां मुख्य भेद जिनको कहते हैं वो कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने थे? दो, अकर्मक और सकर्मक। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। मित्र मैं इस मानसिकता से पढ़ाता हूं कि अगर आप सच में ग्रेजुएट हैं हकीकत में, और सच में सब इंस्पेक्टर बनना भी चाहते हैं, तो एक जुनून तो आपके अंदर होगा कुछ जानने और सीखने का। कभी कोई डाउट हो तो आप जान सकते हैं। पहली बात तो आप छठी क्लास के कक्ष के बच्चे नहीं, मानोगे ये बात या नहीं? अब आप सोचो कोई आपको हाथ पकड़ के लिखवा दे, तो भाई साहब आप फिर सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए नहीं है। ये माइंडसेट हमारा होना चाहिए। एक बच्चा कल मिला मुझे, उसने कहा भैया मुझे जीएस याद नहीं होती। यही स्टूडियो में बहुत बच्चे आते स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए, कुछ पूछने के लिए। मैंने कहा भाई आप मेरी क्लास करते हो? उसने कहा हाँ करता हूं। मैंने कहा प्रैक्टिस सेट मेरे करते हो? उसने बोला हाँ जी करता हूं। मैंने कहा आप मेरी क्लास एप्लीकेशन पे कोई पढ़ रहे हो अभी रिसेंट में? बोला हाँ पढ़ रहा हूं। मैंने कहा कितने दिन हो गए? बोला 4 महीने पहले पढ़ी थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो ये बताओ 4 महीने पहले क्या पढ़ा था, कुछ याद है? बोला नहीं जी आप मुझे तरीका बता दो प्लीज, वही तो नहीं समझ पा रहा हूं। मैंने कहा जैसे हम पढ़ें कि सूर्य के बाद में पहला ग्रह, तो उसने बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा बताओ कौन सा है? अब उसने बोला जी नहीं पता जी, बहुत ज्यादा वीक है जीएस। मैंने कहा भाई ना तो आपने मेरी कोई क्लास की है अभी तक, करते तो इतना जानते। तो मित्र अगर हमको कुछ जानना है तो हम जान ही जाएंगे। आपका कोई डाउट है, अगर आप चाहें उसको आज आप इंटरनेट के युग में आप जान ही जाओगे।
तो हमेशा बिहेव ऐसे करना कि आप स्नातक पास है। ये दोबारा बता दो, तिबारा बता दो, चौबारा बता दो मित्र, ये काम होता है उन बच्चों का जो अल्पवयस्क बच्चे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते ही इतना धीरे हैं, उसको इतनी बार पढ़ते हैं। अब बताओ, एक बच्चा ये कह रहा है जी मुझको सकर्मक फिर से समझा दो, तो भाई साहब मैं तो ऐसे ढूंढता रहूंगा किसी एक को कि कौन ऐसा रह गया जिसको सकर्मक समझ में नहीं आया। हम रटने की क्रिया को खत्म कर रहे हैं यहाँ पर, हम आपको विद्वान बनाने के रास्ते पर हैं, और तुम बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हो कि जी हम तो कुछ जानते ही नहीं। कभी बिहेव नहीं करना ऐसा। क्रिया के जो भेद होंगे प्रयोग के आधार पर वह होते हैं 5 भेद। कौन कौन से 5 भेद होंगे? एक होगी मित्र पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। जिन मेरे दोस्तों को ये लगता है दोबारा बताना, वो कक्षा को दोबारा देख लिया करो, उससे बेहतर क्या हो सकता है। लगे कि ये दोबारा समझना, दोबारा देख लो उसको। पूर्वकालिक क्रिया हो गई। क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। दूसरी अगर हम बात करते हैं आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। आप में से भी जो दोस्त जीएस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 3 बजे मेरा प्रैक्टिस सेट होता है, ठीक है, यूट्यूब पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। हजारों बच्चे, लाखों बच्चे करते हैं। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक है। क्वालिटी पढ़ते रहिए और बाकी जीएस की प्रैक्टिस सेट उस 3 बजे के सेट से करते रहिए। जब पेपर दे के आओ तो मुझसे मिल लेना, ऐसा प्रश्न मुझे दिखा देना जो ना आए। कृदंत क्रिया और 5वां आपका संयुक्त क्रिया, मतलब मैक्सिमम आएगा। अब ये तो मैं नहीं कह सकता जी 40 में से 40, ये तो फ्रॉड होता है एक। जीएस में 40 में से 40, इसका मतलब मैं आपको धोखे में रख रहा हूं, है ना। आगे पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और संयुक्त क्रिया। और यहां पर याद रख लेना, संयुक्त क्रिया के भी अपने 11 भेद होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। पहले हम अक्सर संयुक्त क्रिया के भेद नहीं पढ़ते थे, कहीं भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन अभी मैंने देखा एसएससी जीडी तक के एग्जाम में नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया से प्रश्न है। यूपीएसआई 2020 में एक सेट में एक प्रश्न पूछा गया है आपका आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया से। तो इस बार तो मित्र हमको ये पढ़ना होगा, ठीक है, इस बार तो हमको ये पढ़ना होगा, अब छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अब इसका ट्रेंड बढ़ा तो ये पूछे जाएंगे। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं मित्र, एक बार बोलेंगे सारे। पूर्वकालिक भेद होगा, प्रेरणार्थक भेद होगा, नाम धातु भेद होगा, कृदंत और संयुक्त क्रिया होगा, संयुक्त क्रिया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्वेश्चन दिखाएं बच्चों के, क्या कह रहे हैं? आगे आएंगे जी। सर जी नोट लिखवाए हैं, उसका यूज जहां होगा द्विसर्कर्मक होगा, प्लीज रिप्लाई कीजिए। मित्र आपने लिखाई ठीक नहीं है, समझ नहीं आया, और दूसरे बच्चे का कोई डाउट दिखाएं आप। भाई आपको पता होना चाहिए किसका डाउट सही है। प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार होते हैं मित्र, आप लिख लीजिए उसको अपनी कॉपी में। आगे आएंगे। अभी हमारा संरचना रह गया है। अभी हम जानेंगे आपका कि बहुत सारे दोस्त को गूगल के आर्टिकल और बहुत जगह लिखा गया कि प्रयोग के आधार पर आपका वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया हो गई। वह एकदम से गलत तरीका है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5, और जब संरचना एवं प्रयोग की बात करें तब 8 आपका उत्तर होगा, ये हमको बताना है। वेरी गुड, बहुत शानदार। गुरुजी ने बच्चे को ज्ञान दिया, इसमें ज्ञान तो वापस नहीं दिया जाएगा, इसमें बताइए ना बेटा, आप ही ने तो बता दिया मुझे, ज्ञान वापस नहीं आएगा, सही चीज है और वापस नहीं आएगी तो संप्रदान होगा। आप सारा कुछ जानते हो और फिर भी मुझसे पूछना चाह रहे हो, ठीक है। नहीं, प्रयोग और संरचना के आधार पर 8 होते हैं, ठीक है, समझेंगे। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद क्या बोलेंगे? 5। बोलो भैया, आज के बाद नहीं बोलेंगे कि दोबारा समझा दीजिए, नर्सरी वाली बातें नहीं करनी है, ठीक है। दोबारा समझने के लिए आपको दोबारा देख लेना होगा, कोई परेशानी? प्रयोग के आधार पर क्या बोलेंगे? यहां पर हम गलती करते हैं बहुत सारे लोग, यहां पर हम लोग पढ़े रखते हैं एक चीज, संरचना। संरचना
एवं प्रयोग के आधार पर होता है। जब दोनों की बात करेगा, जब संरचना एवं प्रयोग दोनों की बात करेगा, तब हम 8 कहेंगे। और वो 8 कौन कौन से होंगे, ठीक है, वो हम बात करेंगे इसके बाद में। पहले प्रयोग के आधार पर जान लीजिए, वाक्य में प्रयोग के आधार पर। तो पहली मित्र कौन सी है आपका, यहीं से शुरू करेंगे। पूर्वकालिक क्रिया, बड़ी आसान क्रियाएं हैं, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब, लिखेंगे मित्र, जब एक कार्य के बाद, एक कार्य के तुरंत बाद, तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए, दूसरे कार्य का होना पाया जाए, पाया जाए तुरंत बाद में, तुरंत बाद में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे भैया, संरचना और प्रयोग एक ही बात है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को? कुछ बच्चे लगातार लिख रहे हैं, आई नो, वो बातें मैं जानता हूं, वो स्पष्ट करूंगा, अभी उस बात को आप भूल जाइए। अभी संरचना का नाम आने ही मत दीजिए, मैं ही आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। पहले 5 जान लो प्रयोग के आधार पर, फिर प्रयोग और संरचना के आधार पर बताऊंगा। कहा ना मैंने, है? नहीं समझे ये बात अभी? क्योंकि संरचना का मतलब क्या होता है, एक बात बताओ, बताओ। संरचना का मतलब कि वाक्य की संरचना या वाक्य की रचना कैसे हुई होगी, यानी वाक्य में क्या क्या शामिल है। प्रयोग भी तो यही है कि वाक्य में क्या क्या प्रयोग हुआ है। बहुत सारे हिंदी के विद्वानों और लेखकों ने इसी को लिख दिया आपका प्रयोग के आधार पर। बहुत सारे लोगों ने इसको नाम दे दिया संरचना के आधार पर। कुछ लोगों ने बोला प्रयोग और संरचना में कंफ्यूजन ना हो, तो बहुत सारे लोगों ने अपना एक ही मत बना दिया, प्रयोग और संरचना के आधार पर उन्होंने 8 कह दिए। ये आपका क्रिया की संदिग्ध चीजें हैं जो अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग मिलेंगी, तो उस बात की तरफ आपको ध्यान देना ही नहीं है, वो मैं स्पष्ट करूंगा आपको, ठीक है? यहां देखेंगे, कोई दिक्कत? आप चाहें तो इसको संरचना लिख लें, थोड़ी देर बाद आपको ज्ञान होगा कि संरचना और प्रयोग में कोई अंतर ही नहीं है, ठीक है? उसको आप जो चाहे, आपकी मर्जी, आप लिख ले, वो मैं स्पष्ट करूंगा आपको। अभी ये समझें पहले क्या होता है। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? आप कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया है जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए, ठीक है? कैसे जी? दूसरे कार्य का होना किस प्रकार पाया जाएगा, देखना। तुरंत बाद में, तुरंत बाद में, जैसे कि हरीश पढ़कर चला गया, हरीश पढ़कर चला गया। या तुम बहुत सारों को कंफ्यूजन रहेगा ही, है ना? लो, मैं इसको पहले ये कर देता हूं ये लो, प्रयोग की जगह मैं इसको संरचना कर देता हूं, फिर तुम्हारा डाउट अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उल्लू बच्चे होते हैं जिनको कितना भी शोर मचा के समझाने का प्रयास करें, वो धैर्य नहीं रखते। ये लो, अरे ये तो ज्यादा ही बड़ा हो गया। संरचना लिखेंगे मित्र, है ना? लिख लो, कल के टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा। संरचना और प्रयोग एक ही बात है, जो भेद किए गए हैं क्रिया के संरचना या प्रयोग के आधार पर, वो एक ही प्रकार के भेद किए गए। ये बात आप कल समझोगे, ठीक है, जब मैं और प्रयोग बताऊंगा। तो मित्र जरा देखो वाक्य में, हरीश पढ़कर चला गया, हरीश पढ़कर चला गया, तो क्या बोलेंगे आपका? कुछ बच्चों पता क्या कमेंट करे, गुरुजी आपने खा की बैच में 5 लिखवाए, 5 लिखवाए। वहां भी तो यही बात मैंने आपको बताई, एक ही बात है पढ़कर चला गया, तो पढ़कर का मतलब क्या है? कौन सा काम पहले हुआ है? पढ़ने का काम पहले हुआ या चलने का काम पहले हुआ? मित्र बताएं, कौन सा काम पहले हुआ है? हरीश पढ़कर चला गया, यानी पढ़ा पहले और चला बाद में गया, चला बाद में गया। कोई दिक्कत? चला बाद में गया, तो आप कहेंगे भैया जी पढ़ने का काम पहले हुआ है, और यही क्या है, इसी को हम पूर्वकालिक पद कहते हैं।
क्या बोलते हैं इसको हम? पूर्वकालिक पद या पूर्वकालिक क्रिया, इसी को हम कहते हैं पूर्वकालिक। पूछता है वाक्य में पूर्वकालिक पद कौन सा है या पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। समझे मित्र बात को? इतनी बात में कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलेंगे आगे। नेक्स्ट यहां बोलेंगे क्या? दूसरा वाक्य है, इस बार पहचानेंगे पूर्वकालिक पद क्या है। सभी दोस्तों का उत्तर आने चाहिए। वह चाय पीकर सो गया। चाय पीकर सो गया। मुझे बताएं पूर्वकालिक, जो आपका पूर्वकालिक पद है वह कौन सा है, उसको मार्क कर लें, सर्कल बना लें। तीसरा लिखें, वह खेलकर पढ़ने लगा। वह खेलकर पढ़ने लगा। तुरंत बाद दूसरी क्रिया हुई, खेलकर पढ़ने लगा। घ एक बताए, राम अभी सोकर उठा है। राम अभी सोकर उठा है। क्या करके उठा है? सोकर उठा है। बोलेंगे राम अभी सोकर उठा है। बोले आराम से, बहुत ध्यान से पढ़ना है मित्र, बड़े धैर्य के साथ में। धैर्य के साथ में, धैर्य से मतलब है कि प्रश्न चूके ना। जल्दबाजी में हिंदी बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं कि यार ऐसा ऐसा माध्यम ढूंढ लेते हैं जहां हिंदी को हम साधारण से पढ़ ले। बहुत आसान सा प्रश्न आते हैं परीक्षा में 25, 26, 27 और 28, और बाद में सोचते हैं यार मेरिट से 4 अंकों से रह गया, काश हिंदी के 2 प्रश्न कर लेता। ये ऐसा विषय है, ये मित्र ऐसा विषय है जो आपको सर्वाधिक शुद्धता के साथ में आप मैथ में कर सकते हैं 40, नो डाउट। आप रीजनिंग में कर सकते हैं 40, नो डाउट। लेकिन दोस्त बहुत अधिक समय में, कम समय में 40, परीक्षा में सबसे कम समय में 40 की गारंटी एकमात्र ये विषय देता है। और 40 जब हम करने का प्रयास करते हैं तो उसमें 38, 39 अगर बहुत ध्यान से हमने पढ़ा है तो हम कर ही देते हैं। बहुत बार बहुत सारे छात्रों ने इसमें 40 भी किया है। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। वह चाय पीकर सो गया। तो भैया पहले कौन सा काम हुआ? बहुत सारे दोस्तों ने लिखा पीना, पीने का काम पहले हुआ है, ठीक है, और सोने का काम बाद में हुआ है, तो ये पूर्वकालिक पद हो गया। खेलकर पढ़ने लगा, तो खेलने का काम मित्र पहले हुआ है। खेलने का काम पहले हुआ है। ठीक है विपुल कुमार पांडे जी मेरे भाई, एक ही बात है, आप भी अपने ही बच्चे हैं सब। राम अभी सोकर उठा है, तो उठने का काम बाद में मित्र, और सोने का क्रिया पहले हुई है। सोया तो पहले है ना, सोया तो पहले होगा, उठा तो बाद में होगा। अमृता जी ने बहुत अच्छा लिखा है, ललिता ने पूजा करके भोजन किया, तो पहले पूजा की है बाद में भोजन किया है। बहुत शानदार, ऐसे ही सोचने का प्रयास किया करो। एक मित्र हमारा कह रहा है भैया चाय जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। बेटा अभी आप क्रिया ही नहीं समझे कि क्रिया क्या होती है, आपको अभी भी चाय क्रिया दिखती है, तो मित्र फिर तो आपको इंद्र देवता के पास जाके पढ़ना होगा भाई। फिर तो वो ही हिंदी पढ़ा पाएंगे जब आप अभी भी चाय को क्रिया समझ रहे हो तो। हाँ कोई नहीं, सीख जाओगे। अभी आप छोटे बच्चे हो ना, अभी आपका एडमिशन हुआ है ना, अभी आप छुटकू बच्चे हो, सीख जाओगे प्रयास करोगे तो। लॉलीपॉप लेके आएंगे तुम्हारे लिए कल, ठीक है, फिर तुम रोगे भी नहीं और याद भी कर लोगे। आगे आएंगे, पता नहीं कहां खोए रहते हो। चाय प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या बोलेंगे जी? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मैं आपको समझा भी चुका मित्र। हंसने की बात नहीं है, आई एम सीरियस, तभी इसको मजाक समझो। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए, जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए, कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए। अन्य व्यक्ति से मतलब स्वयं नहीं करेगा, अन्य व्यक्ति से कराया जाएगा। अन्य व्यक्ति से कैसे? जैसे देखिए, अन्य व्यक्ति से इस तरह से कराया जाता है, सिद्धि ने नवीन से सब्जी बनवाई। सिद्धि ने नवीन से सब्जी बनवाई। ये मैं नवीन बिल्कुल नहीं हूं, कभी मुझे सोच लो।
नवीन से सब्जी बनवाई, आप अपना नाम लिख सकते हैं, बनवाई, ठीक है। खा, क्या बोलेंगे, नौकर ने, मालिक हमेशा पत्र लिखवाता ना, आज नौकर से लिखवाते हैं, नौकर ने मालिक से पत्र लिखवाया, मालिक से पोछा लगवाया, पत्र छोड़ो पोछा लगवाओ मालिक से। क्या खा गा। तीसरा है आपका, मालिक ने, मालिक से भी नहीं, माली से लिखवाओ अब की बार, माली ने, माली ने मालिक से पौधों को पानी दिलवाया, पौधों को पानी दिलवाया। आप ध्यान दे पा रहे होंगे मित्र, बनवाना, लगवाना, दिलवाना, वाना वाना वैसे भी किसकी पहचान है जरा बताएं। आप कहेंगे प्रेरणार्थक ही तो पहचान है। अध्यापक ने, अध्यापक ने, ये भी अध्यापक से करा देगा सफाई, नहीं वो थोड़ा शोभा नहीं देता है ना, क्योंकि हम सबके भी गुरुजी रहे हैं। अध्यापक ने छात्रों को, छात्रों को नहीं, छात्रों से, छात्रों से सफाई करवाई। खुद से तो करवा सकता हूं मैं, लेकिन मैं अपने गुरुजी के लिए नहीं लिख सकता, फिर मुझे भाव आएगा मैं अपने गुरुजी के लिए भी लिख रहा हूं। अध्यापक ने छात्रों से सफाई करवाई, तो स्वयं की या अन्य से कराई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो क्या बोलेंगे, आपका नौकर ने मालिक से पोछा लगवाया, ठीक है। तो किसी अन्य से काम कराया जाए, समझ रहे हैं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नहीं ये वाक्य तो नहीं हुआ, नवीन सर समझाकर पढ़ाते हैं, किसी दूसरे से काम कराया जाए, बहुत बढ़िया। राधा ने कान्हा से बांसुरी बजवाई, बहुत अच्छा लिखा है मित्र आपने, वेरी गुड। श्याम ने पत्नी से कपड़े धुलवाए, एकदम ठीक है। मम्मी ने सीमा से खाना बनवाया, बहुत शानदार। धोबी ने मालिक से कपड़े धुलवाए, ये बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत गजब, ठीक है, कोई परेशानी। आगे आते हैं, 3। एक कह रहा भैया आप अंकित सर से नाराज है क्या, नहीं मैं, हम दोनों भाई हैं। हमारी क्या नाराजगी, हम दोनों भाई भाई हैं। ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरे पर आए आपका नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, यहां से हम कल की कक्षा को शुरू करेंगे, फिर नाम धातु समझेंगे, ठीक है। बाकी अन्य क्रियाओं को, संयुक्त क्रिया के भेद भी हम कब पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे से धीरे धीरे पढ़ते रहिए। और लगभग सिलेबस के बारे में कुछ बच्चों का प्रश्न है मित्र, कभी भी जब आप पढ़ाई शुरू करें तो सिलेबस टारगेट पर होता है, वह मैं आपको बता देता हूं कि आपका सिलेबस ऐसे समझो आप दिसंबर एंड तक बिल्कुल हो जाएगा। दिसंबर एंड से मतलब आप लास्ट डे समझ सकते हैं, या जनवरी का फर्स्ट वीक, तब तक हमें सिलेबस को खत्म कर लेंगे। लेकिन जो पढ़ाऊं आपको उसका दोस्त एक स्वाध्ययन करना होगा, सोचना होगा। जब ऐसे नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया प्रेरणार्थक, आपने 4 वाक्य, मैंने आपको गाइड किया, आप इसके आगे अपनी कॉपी में 4 वाक्य अन्य बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बारे में मनन कीजिए और देखिए क्या मजा आता है ना, क्या बोलेंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए खुद भी सोचने का। आप मैथ को करें कभी भी तो ये नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट परीक्षा में सीख लिया या क्लास में सीख लिया, यहां पर राहुल सर ने सिखा दिया और आप बाद में उसका प्रैक्टिस ना करें। फिर मोर क्वेश्चंस बनाइए, अच्छी प्रैक्टिस, यही रीजनिंग में, यही अन्य विषयों में भी काम करता है। ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं मित्र आपका कल, और हर रोज ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू, बहुत सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।